अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे थोड़ा इंडिया पाकिस्तान की और किस तरह से जो फेस्टिवल्स होते हैं, सिवाय ये नहीं कि जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं बल्कि जो क्रिसमस होती है या ईद होती है, इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भारत में कैसे मनाए जाते हैं। लेकिन साथ साथ हमने रिसेंटली, मतलब कल ही की बात है कि हमने एक वीडियो देखी और जिसमें कि मैं कह सकती हूँ कि इंतहा पसंदी नजर आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ तो खैर आम है, आम सी बात है कि हमारे यहाँ अक्सर इस तरह की वीडियोस आती हैं, लेकिन हिंदुस्तान से ये वीडियो है और इस पे कई मेरे दोस्तों से मेरी बात भी हुई है और वो कह रहे हैं जी इस तरह के कुछ लोग हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। मगर क्या ये चीज बढ़ रही है हिंदुस्तान में या इसके ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल किया जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपका तारुफ करवा दें। हमें जी ज्वाइन किया है हिंदुस्तान से अंबर जैदी ने। अंबर को आप सब जानते हैं और अंबर को हम टीवी पे भी देखते रहते हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी अंबर बड़ा जबरदस्त एक चलाती हैं। बहुत शुक्रिया अंबर कि आपने ज्वाइन Thank किया। you so थैंक much, यू, Arun, for थैंक यू। inviting me. तो अंबर पहले हम वीडियो देख लेते हैं और फिर उस पर हम बात करते हैं। भैया हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे। जी अंबर, ये वीडियो जैसा आपने देखी काफी वायरल है ये एक दो दिन से, और इसमें ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या ये एक तरह की बात कर रहे हैं, अहद कर रहे हैं कि जी इन्होंने जो है किस तरह से जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को, और उसमें चाहे लड़ना पड़े, मरना पड़े, मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। तो ये चीज क्या आपको लगता है कि ये बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में? जैसे पाकिस्तान में अक्सर हम माइनॉरिटीज के साथ देखते हैं कुछ ना कुछ इशू रहता है, इसको आप कैसे लेती हैं? देखिए आरज़ू, जैसा पाकिस्तान में होता है वैसा हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं है। ये हिंदू महासभा यहाँ पे एक ग्रुप है, ये उसके लोग हैं और हिंदू महासभा को बहुत ज़्यादा लोगों का कोई ऐसा समर्थन या उनका सपोर्ट नहीं मिलता है। ये बहुत छोटा-सा एक ग्रुप है और उनका, क्योंकि ये इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने में कहीं से भी कुछ भी चीज़ें वायरल होना आसान है। ये हम सब जानते हैं कि किसी चीज़ को वायरल कर देना और इस तरह का कंटेंट अगर सोशल मीडिया पे डाला जाए तो वो बहुत जल्दी वायरल होता है। तो इन लोगों को लार्ज अगर उस देखा जाए तो ऐसा कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिलता है और ना ही इन सारी चीज़ों का कोई 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 भी सेकंड नहीं करता है। और हमारे देश में आप जानते हैं कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर बात कही जाती है तो हिंदुस्तान उस कहावत पे, उस सेइंग पे खरा उतरता है। हमारे अगर हम बात करें 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना हमारा इतिहास है, कल्चर है। यहाँ पर अलग-अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं और बहुत हँसी-खुशी रहते हैं। और किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर माइनॉरिटी के हिसाब से बात करें, यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे यहाँ पे पारसी हैं, यहाँ पे सिख हैं और मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं। ऑल्दो वो प्रिंसिपल माइनॉरिटी है, लेकिन नंबर के आधार पे देखा जाए तो मुसलमान माइनॉरिटी तो नहीं है, लेकिन मुसलमान भी बहुत खुश रहते हैं। हर धर्म जाति के लोग यहाँ पर बहुत आराम से रहते हैं और सबको अपनी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रैक्टिस और प्रीच करने की इजाज़त है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में होता है कि कोई भी कुछ भी बोल दे, किसी का भी। अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी, ट्विटर पे वायरल हो रहा था कि एक हिंदू लड़की को
कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स उठा के जबरदस्ती लेके जा रहे हैं और अगवा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे देखिए एम्बर, एक सेकंड नंबर, आप सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। वो जो आपने वीडियो की बात की है उसके ऊपर भी मैं शाम को जो हिंदू कम्युनिटी के एक साहब हैं उनके साथ, कराची से, उनके साथ शो करूंगी। लेकिन मैं आपको ये जरूर इस वक्त बताना चाहूंगी कि वो उनका कोई फैमिली मैटर था, और वो जो थी वो हस्बैंड के साथ उनका झगड़ा था, और उनके जैसे कहना चाहिए ससुराल के लोग थे जो उनको इस तरह से लेकर जा रहे थे। उसमें हरगिज कोई माइनॉरिटी का या कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज नहीं थी। उनके अपने घर के लोग थे जो इस तरह से लेके जा रहे थे, क्योंकि हस्बैंड के साथ झगड़ा था और कोई केस वगैरह भी शायद चल रहा था। लेकिन उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो जो है वो आज शाम को बनाऊंगी। जिन साहब ने वहां से फुल मुझे इस चीज के बारे में रिपोर्टिंग की है, और वो खुद भी वहीं रहते हैं और हिंदू कम्युनिटी से ही हैं। तो बाकी सब चीजें बहुत बार होती हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल हम उसको मानते भी हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी हमारे जो इंडियन दोस्त हैं उनसे भी और पाकिस्तानियों से भी, कि किसी किस्म की जब कोई वीडियो आती है चाहे हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, एक दफा उसको रीचेक जरूर कर लें, एक बार जरूर पूछ लें कि ये हुआ क्या है, इससे पहले कि आप लोग ट्विटर पे या कहीं भी उसके बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो कभी कभार वो न्यूज गलत भी हो जाती है। तो बिल्कुल आगे आप प्लीज आप कंटिन्यू करें। सॉरी मैंने आपकी बात को काटा। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं ये बोलूँ, देखिए अगर वो वीडियो सच नहीं है तो ये वाक़ई बहुत आम है। पाकिस्तान में आए दिन इस तरीके की वारदात आए दिन माइनॉरिटी से जो लड़कियाँ आती हैं उनके साथ होता रहता है। और चाहे हिंदू मंदिरों की बात करें या फिर गुरुद्वारे के अटैक की बात करें, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत आम हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो बात ये है कि अगर इस तरीके के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको सरकार से या लोगों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही उनको कोई बढ़ावा देता है। एक छोटा-सा ग्रुप है, कुछ लोग गलत हर जगह लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छाई ज़्यादा है। अगर आप नंबर के आधार पे देखें तो वो लोग ज़्यादा हैं जो आपस में मिल-जुल कर और खुशी से रहते हैं। तो ऐसा ये आप खुद देखते हैं हिंदुस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म जाति के लोग रहते हैं और किसी को कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन अंबर, ये जो वीडियो आई है इसके ऊपर किसी ने कोई बात की है? किसी ने पता किया ये कौन लोग हैं, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, और काफी बड़ी तादाद में है और किसी हॉल में इस तरह की बात कर रहे हैं, तो किसी तरह की इस तरह के लोगों को रोका जाता है? क्योंकि हर तरह के आप जानती है कि इस तरह के लोग तो हर मजहब में होते हैं, और ये और बात है कि हमारे यहाँ कुछ पाकिस्तान में ज्यादा इस तरह का देखने को मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान से भी अब ये वीडियोज आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं शुरू में ही हिंदुस्तान को रोकना होगा, वरना ये वाला हाल ना हो जाए जो हमारे यहाँ है। कि हमारे यहाँ आप कल ही, बल्कि आज शायद मैं एक न्यूज देख रही थी कि कराची जो सबसे बड़ा बिजनेस सिटी है, वहां पे किसी बेकरी की में गया है कोई केक लेने के लिए और कहा कि मेरी क्रिसमस लिख दो, तो वो मना कर दिया गया कि हम नहीं लिखेंगे। तो ये हाल हो रहा है यहाँ पे। नहीं, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, यहाँ हर कोई बराबर खुशी और बराबर एक्साइटमेंट के साथ हर त्योहार होता है। आप यहाँ पे देखिए मॉल्स में जाएँ क्रिसमस पे सजे होते हैं, दिवाली पे जाएँ तो सजे होते हैं, ईद पे जाएँ तो आपको बाज़ारों में वही रौनक मिलती है। तो हमारे यहाँ तो जो गंगा-जमुनी तहज़ीब की बात होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है, तो वो सही में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ दिखावे के लिए होता है। यहाँ पे किसी को किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जाता। आप जितने चाहे जो चाहे त्योहार मनाएँ, चाहे ना मनाएँ, ये आपके अपने ऊपर है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को, जैसे मैंने बताया, जैसे ये वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसे लोगों को सरकार से या लोगों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की सब मज़म्मत करते हैं, सब इन लोगों की की निंदा करते हैं और ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी ली जाती है। ऐसे ऐसे कंटेंट को बैन किया जाता है और पुलिस एक्शन भी लेती है। बिल्कुल ठीक, और होना भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो आप जानती हैं कि आपकी साइड पे जो पंजाब में जो है स्पेशली वहाँ पे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और इलेक्शन से पहले इस तरह का मजहब कार्ड तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ भी खेला जाता है। रिलीजन कार्ड लेके जितने भी लीडर्स हमारे आते हैं, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ, चाहे आप इमरान खान को देख लीजिए कि वो तस्बीह घुमा रहे होंगे। तो क्या ये रिलीजन कार्ड भारत में भी खेला जाता है? देखिए भारत और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी भारत ही है, वो हमारे देश से निकला हुआ एक उसका छोटा-सा एक अंग है। तो लोग उसी तरह के हैं, वही डीएनए है, वही माइंडसेट है, वही मेंटालिटी है और उसी तरह से राजनीति पॉलिटिक्स की जाती है। तो ये तो इतिहास रहा है भारत का कि यहाँ पर जब से हम यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। वोट बैंक को खुश करने के लिए जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो
रिलीजन कार्ड खेला जाता है, जो पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स करती हैं, चाहे पाकिस्तान में इमरान खान हो या इस तरीके की और पार्टियां हों, या हमारे देश में भी कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करती हैं, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वो लोग धर्म का कार्ड या रिलीजन कार्ड खेलने लगते हैं। तो ये आम सी बात है कि जब चुनाव नजदीक आता है, क्योंकि हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, तो लोग इस तरह की पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपीज करने के लिए, या उनको इनसिक्योर कराने फील कराने के लिए, इन अ वे कि आप इस देश में सुरक्षित नहीं है, आपके अधिकारों पे हमला हो रहा है, आपका ये छीना जा रहा है, आपको आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपके वोटिंग राइट छीन लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें राजनीति में होती हैं हमारे यहाँ। लेकिन अंबर, आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं उनमें अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही? अब बहुत टाइम निकल गया, अब इस जमाने में मतलब 2021 भी खत्म हो रहा है, लोगों को ये अवेयरनेस, ये शऊर क्यों नहीं आ रहा कि वो मजहब काट के झांसे में ना आए, और उसके बगैर भी मतलब इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे जो मर्जी वो मजहब फॉलो करता हो, एक उसका प्राइवेट मामला होना चाहिए, लेकिन एक मजहब के ऊपर वो वोटिंग करना, मजहब के ऊपर सपोर्ट करना, ये चीज खत्म क्यों नहीं हो रही इन दोनों देशों में से, स्पेशली हिंदुस्तान पाकिस्तान से? देखिए, मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूँ तो हिंदुस्तान में ये चीज़ धीरे-धीरे खत्म हो रही है। अगर जैसे हम बात करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, इसको लेकर कहा जाता था कि मुसलमान इनको वोट नहीं देता भारतीय जनता पार्टी को, या नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ चुनावों की बात करें, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर यूपी चुनाव जो पिछली बार रहे, उसकी बात करें, तो लगातार मुस्लिम वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है, और जो मुसलमान हमारे देश में रहे, उनको ये समझ में आना शुरू हो गया है, या फिर हम और कम्युनिटीज की बात करें कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर आप खुद को जोड़ कर या बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि हम जो हमारे फायदे के बारे में या हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, हमें उसको वोट करना है। वो पार्टियां जो आपको ठग रही हैं सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के नाम पर, तो ऐसी पार्टियों से लोग दूर हो रहे हैं, लोगों को अब समझ में आ रहा है, यहाँ पे अवेयरनेस हो रही है, और लोग अपनी बेहतरीन अपने फायदे को दिमाग में रख के अब पॉलिटिकल पार्टीज या अपने कैंडिडेट चुन रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा, जैसे अब वैसे सब बात करते हैं तो वो अक्सर कह देते हैं कि जी मैं 2 पाकिस्तान और बना लूंगा, मैं 3 पाकिस्तान और बना लूंगा, और मुस्लिम वोट जो है वो उनकी तरफ चला ही जाता है, चाहे देखिए जो भी बात करें। जी। आरज़ू मैं बताती हूँ। अगर हम देखें ना, जनता या हम आवाम की बात करें, तो उनकी जो मेमोरी होती है ना, वो कुछ महीनों की ही चीज़ें हम याद रखते हैं पुरानी। हम उससे पहले क्या हुआ वो याद नहीं रखते। तो इसलिए जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, तो ये इनसिक्योरिटीज़ की बातें कि मैं पाकिस्तान बना लूँगा, या अब फिर देश-देश में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। 21 साल की अगर शादी की उम्र की जा रही है, तो ओवैसी जी को बड़ा एतराज़ हो रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ओवैसी जी किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके बच्चे फॉरेन में एजुकेशन हासिल करते हैं, वो खुद बाहर पढ़ के आए हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी एज़ इट इज़ वैसे की वैसी रहे, जिसकी जो उनकी एक वोट बैंक मात्र बनी रहे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको वोट करते रहें, और वो राजनीति करके खूब पैसा कमाएँ, शोहरत कमाएँ, हर चीज़ उनके पास हो। लेकिन मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए एक वोट, सिर्फ हेड काउंट उनके लिए होना चाहिए कि भाई इतने वोट हैं। अगर पढ़ लिख जाएँगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो फिर उनको वोट कौन करेगा? जब इंसान की खुद की अपनी अक्ल होगी, अपनी समझ होगी, तो वोट कैसे वो उनको देगा? ट्रिपल तलाक का के लिए जब कानून बना था, तब भी ओवैसी जी को बड़ा एतराज़ था कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये तो संविधान हमें इजाज़त देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना हुआ है, ट्रिपल तलाक बैन है, लेकिन ये लोग राजनीति करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते आए हैं, उन चीज़ों को करते हैं। अगर औरतों के हुकूक की बात करें, खासकर जो मुस्लिम औरतें हैं, उनके साथ उनके हुकूकों की अनदेखी लगातार हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। वो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो मुसलमानों को इनसिक्योर करा के, उसमें चाहे ओवैसी जी हों या और भी इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, कांग्रेस भी वैसी ही पार्टी है जिसने आज़ादी को हमारे 75 साल हो गए हैं, उसके बावजूद मुसलमानों को डराकर, उनको इनसिक्योर रखकर कि आपके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो कहीं न कहीं उनको एक वोट वोट सिर्फ़ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनको ठगा है वोट बैंक के नाम पे। उनका डेवलपमेंट या उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। लिटरेसी रेट जो है वो रिवर्स हुआ है मुसलमानों में।
उनके हालात नहीं बदले, क्यों नहीं बदले? अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है और वो आपके सपोज़िटली आपके राइट्स के लिए आपको इंश्योर कर रही है कि हम आपके लिए हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो आज तक भला क्यों नहीं हो पाया? सारी कम्युनिटीज़ हमारे देश में अच्छा कर रही हैं, चाहे लिटरेसी रेट की बात हो या फिर आप इकोनॉमिकली बात करें, हर चीज़ में सब बेटर कर रहे हैं। क्यों मुसलमान पीछे? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक वोट बैंक बन के हमारे देश में सिर्फ़ रह गए हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के आगे इस्तेमाल हुए। लेकिन अब वो चीज़ बदल रही है, लोग समझ रहे हैं और अपने हिसाब से कैंडिडेट या फिर पार्टीज़ चुन रहे हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पर भी यही बात की जाती है पाकिस्तान में कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शंस के टाइम पे भारत में। लेकिन ज़ाहिर है लोगों को कुछ ना कुछ समझना होगा और आगे बढ़ने के लिए जो है इन सब चीज़ों को इसको अंडरस्टैंड करके कि ये बात आगे ना जाए और इस तरह से इस्तेमाल ना हो मज़हब के नाम पे। लेकिन साथ-साथ अंबर एक चीज़ और है कि तालिबान की गवर्नमेंट आई अफ़गानिस्तान में, तो खैर हमने तो बड़ा साथ दिया, हमने तो यहाँ तक कि बना तक डाला उनको। लेकिन भारत से भी कई आवाज़ें उठी जिसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा हो गया तालिबान आ गए कई, और वो मैं मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। क्यों मुस्लिम्स ने एक तरह का सपोर्ट दिया इस तरह के लोगों को जो कि सारी दुनिया में टेररिस्ट कहलाए जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात पता है आरज़ू क्या है? वो लोग जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करती हैं, चाहे वो ओवैसी हों या जिनने ये बयान दिया था उन्होंने तालिबान जो ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया था, उसके बाद उन्होंने उनका बड़ा खैर-मकदम किया था, वो शफ़ीक़ुर रहमान बर्क हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं। उन्होंने जो 21 साल का उम्र को बढ़ाई गई है हमारे देश में अभी लड़कियों की शादी की उम्र, उसको भी लेके उन्होंने बयान दिया कि लड़कियों की अगर शादी की उम्र 21 साल कर दी जाएगी तो वो आवारा हो जाएँगी, तो उनको तो और छोटी उम्र में शादी कर देनी चाहिए। तो ये लोग वो हैं जो या फिर अखिलेश यादव ने ये बयान दिया कि वो जिन्ना को लेके बयान दिया। हम वो भारत का जो मुसलमान है उसको वो कट्टरपंथ मुसलमान चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो तालिबान हो, उनके साथ जो लोग जोड़ के देखते हैं, वो मुझे लगता है वो मुसलमान जो भारत का है उसके साथ बेईमानी करते हैं क्योंकि भारत का मुसलमान अपने देश से प्यार करता है और उसको ना तो जिन्ना से मोहब्बत है और ना ही तालिबान से किसी का कोई लेना-देना है। हम भारतवासी हैं और हमारे देश से लेना-देना है, हमारा इस देश से सरोकार है और हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। वो लोग जो हमारे देश के मुसलमानों को जिन्ना के साथ या फिर तालिबान के साथ जोड़ के देखते हैं, तो वो हमारे नेता तो बिल्कुल नहीं हो सकते और उन लोगों को देश की जनता खारिज भी करती है। उनको लगता है कि वो इस तरीके के बयान देकर वो मुसलमानों को खुश करेंगे। तो ये चुनावी माहौल होता है, उसको बनाने के लिए सरगर्मियाँ करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। इस तरीके के बेतुके बयान, तालिबान का खैर-मकदम करना या जिन्ना से जोड़कर भारत के मुसलमानों को देखना। अगर यहाँ के मुसलमानों को जिन्ना के साथ जाना होता तो वो पाकिस्तान में होते, यहाँ नहीं नज़र आते। हम लोग पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ पे खुश हैं। यहाँ पर हर किसी को उसके अधिकार मिलते हैं, देश हमारा यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, लेकिन फिर डेमोक्रेसी तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग? तालिबान को सपोर्ट करने की क्या वजह है? तालिबान को सपोर्ट करने की वजह मुझे लगता है कि वो लोग उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भई वो इस तरीका का एजेंडा चलाएँगे, जो लोग ग़ज़वे हिंद का सपना देखते हैं कि भई ग़ज़वे हिंद होगा, तो ये उनका कहीं न कहीं एजेंडा होता है। जो इस तरीके की सोच रखते हैं, वो अपना वो एजेंडा आगे पैडल करने के लिए ये सारी बातें करते हैं। चाहे उसमें ओवैसी हों कि वो कहें कि मैं 3 पाकिस्तान बना दूँगा या फिर वो शफ़ीक़ुर रहमान बर्क हों, वो तालिबान का खैर-मकदम करें या लड़कियों के लिए 21 साल की बात हो या ट्रिपल तलाक, जो भी कानून बनता है सीए एनआरसी की बात होती है तो उनको लगता है कि भई वो सब में अफ़वाहें फैला देते हैं कि भई भारत के मुसलमानों को तो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएँगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन ली जाएँगी। तो ये सारी अफ़वाहें सीएनआरसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको बंद हुए भी 2 साल हो गए हैं। लेकिन आज तक कभी किसी मुसलमान को नहीं फेंका गया। कैसे किसी देशवासी को कोई भी देश बाहर निकाल देगा? ये लोग खौफ फैलाने के लिए मुसलमानों में सिर्फ़ और सिर्फ़ ताकि वो उनके साथ जुड़े रहें। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मुसलमानों के नाम पर अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिक्स चलाती आई हैं, वो उनके अंदर खौफ, इनसिक्योरिटीज़ पैदा करती हैं। जब क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो मुसलमान है वो समझदार हो रहा है। वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ रहा है जो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो उनको मजबूत कर रही हैं, जो उनकी एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, जो उनके समाज में कुरीतियाँ उनको दूर कर रहे हैं, जो उनकी महिलाओं को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता उनको नज़र आ रहा है, उनको लगता है कि उनकी जो ज़मीन है वो खिसक रही है, तो वो इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं।
ताकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी रहे कि भाई आप तो ये पार्टी आपके खिलाफ है, ये आपके फायदे के बारे में नहीं सोचती, ये आपको देश से बाहर निकाल देगी, या ये आपके लिए ये कानून बना देगी, आपको नमाज नहीं पढ़ने देगी। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योर करने के लिए मुसलमानों को की जाती है, ताकि वो इनसिक्योर होकर उनके साथ जुड़े रहें, जो इतने सालों से इस देश में होता आया है। हमारे यहाँ तो खैर वो नमाज की आपने बात की, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है ना कि जी नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, कि वो गए थे कि जी नमाजें कम कर दे और उन्होंने कहा रोजे भी रखो। लेकिन ये है कि फिर भी आपको लगता है कि लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं भारत के, स्पेशली मुस्लिम्स, क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं, इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी शादी जो है वो 21 साल के बाद होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है हमारे देश में अगर हम वैसे मुसलमानों की अगर मैं खासकर बात करूँ, चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर हो हिंदुस्तान में, वो कहीं न कहीं अगर ज़्यादा सुनी जाती है तो वो किसकी सुनते हैं? मौलानाओं की, यानी कि जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी सुनते हैं। वो लेकिन सिनेरियो बदल रहा है, हमारे देश में हालात बदल रहे हैं। लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, हर फील्ड में अपना नाम कर रही हैं। तो लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं हमारे देश में आज भी, पाकिस्तान में तो ही, हमारे देश में भी ऐसे हैं जैसे राजस्थान है, जो वहाँ पे आज भी वो रीति-रिवाज है कि लड़की की छोटी उम्र में यानी कि बाल विवाह हो जाता है, बचपन में शादी हो जाती है। उनके खिलाफ कानून है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी अपनी डिबेट्स में बताया है कि ये जो कानून बनाया गया है, उसपे जो लास्ट अभी पिछला इंडिपेंडेंस डे था, उस पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला था अपनी स्पीच में कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है, उसको लेकर हम दोबारा फैसला कर सकते हैं, उस पे एक बार फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियाँ मेल न्यूट्रिशन की शिकार होती हैं, एनीमिक होती हैं, न्यूट्रिशन की उनमें कमी होती है, क्योंकि लड़कियों के खान-पान पर, या जो फिर गरीब या नीचे तबके से आती हैं, उनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन्हीं तबकों में कम उम्री में शादी करने का सबसे ज़्यादा रिवाज होता है, और उनकी जो हेल्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए, और आगे उनके होने वाले बच्चे जो हैं, उनके मेडिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, या सोशो इकोनॉमिकल हम एस्पेक्ट की भी बात कर लेते हैं, या सोसाइटी एट लार्ज, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक कमेटी का गठन किया गया, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, और उस कमेटी ने रिपोर्ट जमा की। उसमें रिपोर्ट में ये है कि 21 साल से पहले लड़की फिजिकली एक बच्चे को जन्म देने के लिए या बेबी डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें अगर कोई 14, 15 या 16 साल की लड़की है, एनीमिक है, या और भी उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिकली फिट नहीं है बच्चे को जन्म देने के लिए, क्योंकि वो उतनी उम्र उसकी इतनी नहीं है, बॉडी उतनी तैयार नहीं होती। तो ऐसे में बच्ची, उस लड़की के जान जाने के भी चांसेस रहते हैं, और बच्चा भी मरने के रहते हैं, या अगर जन्म दे भी देती है तो कहीं न कहीं बच्चे की वो सेहत वैसी नहीं होती है। तो ये लड़की और उसके होने वाले बच्चे की चाहे मेडिकल कंडीशन हो या सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन हो, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कदम लिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि हर एक इंसान को उसका वेलकम करना चाहिए, कि अगर हमारी लड़की स्ट्रॉन्ग होती है, अगर 21 साल तक उसको समय मिलता है कि वो पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, मेडिकली और फिजिकली फिट है, मेंटली भी वो आगे अपनी लाइफ में सेटल डाउन होने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है कि इससे सोसाइटी पर एक एट लार्ज एक अच्छा पॉजिटिव असर इसका दिखाई देता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ऐसा होना चाहिए, और ख़ास तौर पे मुसलमानों को इसके ऊपर जो है सोचने की और इसको फॉलो करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है कि बस जी अल्लाह जो है वो देगा खाने को और अल्लाह बचाएगा, लेकिन अल्लाह ने अकल भी दी है तो वो भी थोड़ी सी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आप आइए, पाकिस्तान आइए, इस्लामाबाद आइए, बी माई गेस्ट, और हम आपको घुमाएंगे। आज देखिए मैं टोपी भी लेके आई हूँ, पूरे शो में सर नहीं हिला पा रही थी कि गिरी ना जाए, तो वाली टोपी एक मुझे भी भेजिएगा, मैं जरूर भेजूंगी आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बहुत सारे कुर्ते भी भेजने वाली हूँ मैं आपको, और बस यहाँ से नहीं हो पाया तो दुबई से। अब आप ये देखिए ना कि इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों को ही मैं कह रही हूँ कि कम से कम पोस्टल सर्विस ऑन होनी चाहिए, वो ओपन होनी चाहिए, और लोग एक दूसरे को छोटे मोटे गिफ्ट्स ही भेज सकें, वो भी नहीं हो सकता। आपस में अजीब लड़ते रहते हैं मुर्गों की तरह, तो पता नहीं कब ये चीज़ सही होगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शोज के जरिए जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव जाए, और हम जो है एक अच्छे पड़ोसियों की तरह रह सकें। बहुत शुक्रिया अम्बर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।